गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल। देखिए आज पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.3 को कंप्लीट करें और आज पॉलिनोमियल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड है। हमको पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स, आर एक्स सब निकालने हैं। एक कंडीशन दी हुई है हमारे पास, ओनली वन कंडीशन इज गिवन एंड व्हाट इज दैट? डिग्री ऑफ क्यू एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ आर एक्स। आपके पास क्यू एक्स की डिग्री और आर एक्स की डिग्री इक्वल दे रखे हैं, तो क्यू एक्स भी लिखिए, आर एक्स भी लिखिए, पी एक्स भी लिखिए और जी एक्स भी लिखिए। ये चीजें करनी। तो देखिए स्टूडेंट, आप जानते हैं, आपने एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल पढ़ा हुआ है। पी एक्स यहाँ लिखते हैं आप, ठीक है, यहाँ लिखते हैं आप जी एक्स, यहाँ आता है आपका क्यू एक्स और रिमाइंडर आता है आपका आर एक्स। ऐसा लिखते हैं, ठीक हो गया। और जो ये पी एक्स है, जो डिविडेंड है, उसको लिखते हैं इसकी मल्टीप्लाई जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस रिमाइंडर आर एक्स। ये इस रूप में लिखा जाता है। तो इसी प्रिंसिपल का उपयोग करके हमको ये फाइंड आउट करनी है। आपको दिया हुआ है डिग्री ऑफ क्यू एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ आर एक्स दिया हुआ है, ठीक हो गया। अब मैं क्या करूं, मैं मानता हूं किसी टाइम पर यहां तो आपका आएगा जी एक्स, ये तो आएगा यहां जी एक्स, यहां आएगा क्यू एक्स, यहां आएगा पी एक्स और यहां होगा रिमाइंडर आर एक्स, ठीक हो गया। आपको क्या दिया हुआ है? डिग्री ऑफ क्यू एक्स, यहां वाले की डिग्री मतलब कोसेंट की डिग्री, डिग्री ऑफ आर एक्स रिमाइंडर की डिग्री के इक्वल है, ठीक हो गया। तो फॉर एग्जांपल यदि मैंने लिखा है यहां पर कि x प्लस टू क्या है? qx है, ठीक है। और इसकी डिग्री सेम है, यहां मैं लिख रहा हूं 2x प्लस 5 फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने लिख दिया। ये आपकी इच्छा है, यहां कुछ और लिख सकते हैं आप, एक्स स्क्वायर वाले में कोई टर्म लिख सकते हैं, या 2x प्लस 3 लिख लीजिए, या 4x प्लस 5 लिख लीजिए, आपकी इच्छा है। पर इसकी डिग्री सेम होनी चाहिए, इसकी घात और इसकी घात सेम होनी चाहिए। इसकी घात 1 है, इसकी घात भी 1 है, यहां से पता चलेगा घात का, ठीक हो गया। अब आप देखिए ये क्या होगा, आपका gx क्या होगा? आप हमेशा मानते हैं कि 0 इज लेस देन इक्वल टू आर एक्स इज लेस देन इक्वल टू gx। ये जो डिग्री आप कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं डिग्री ऑफ आर एक्स, यहां क्या लिख देता हूं, डिग्री ऑफ आर एक्स इज ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स, ठीक है। इसको थोड़ा सा और ठीक लिख लूं। यहां पर कंडीशन आती है, डिग्री के केस में कंडीशन आएगी कि डिग्री ऑफ आर एक्स इज ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स। इसकी डिग्री हमेशा इससे ज्यादा होगी, ये कम डिग्री का होगा, ये कम घात का होगा, ये उससे ज्यादा घात का होगा, ठीक है। डिग्री ऑफ आर एक्स इज ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स, इसकी डिग्री बड़ी होगी हमेशा इससे। इसकी 1 है तो इसकी डिग्री क्या हो सकती है? 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, क्योंकि पॉलिनोमियल है ना ये भी, ठीक है। तो मैंने यहाँ ये 1 डिग्री का है, तो इससे बड़ी डिग्री का यहाँ होना चाहिए, जिससे आप जो डिवाइजर है, जिससे आप जो भाज्य है, ठीक है, क्या बोलेंगे, भाजक बोलेंगे, ठीक है, डिवाइजर, ठीक है ना। डिवाइजर की डिग्री इससे ज्यादा होनी चाहिए। इसकी डिग्री 1 है तो 2 डिग्री का लिख देता हूं, फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख दिया मैं अपनी इच्छा से मान लिया, इससे एक अधिक डिग्री का ले लिया। आप 3 डिग्री का ले सकते हो, 4 का ले सकते हो, 5 का ले सकते हो, ठीक हो। अब बड़ी बात यह है कि मैंने क्या क्या लिख दिया, मैंने gx लिख दिया, मैंने qx लिख दिया,
मैंने आर एक्स लिख दिया, अब मुझे पी एक्स चाहिए। ये सब अपने मन से लिख सकते हैं आप, मतलब जो जो आंसर शीट है उसमें आपकी सारी वैल्यूज अलग अलग हो सकती है। पी एक्स अलग हो सकता है, जी एक्स, क्यू एक्स, आर एक्स अलग अलग हो सकते हैं। बिकॉज to hold this condition, because to satisfy this condition we can give so many examples। इनसे रिलेटेड हम बहुत से एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसलिए इनके आंसर सेम नहीं आएंगे। ठीक है, ठीक है, तरीका आपका सेम होना चाहिए। तो पी एक्स कितना हो जाएगा, पी एक्स इज इक्वल टू, आप क्या जानते हैं, जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, आप जानते हैं। तो पी एक्स की वैल्यू होगी कितनी, जी एक्स कितना है, ये जी एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये क्यू एक्स इसको बोलते हैं कोसेंट, एक्स प्लस 2, ये रिमाइंडर है आर एक्स, तो आर एक्स की जगह लिख दीजिए 2x प्लस 5। ठीक हो गया, ये दिया जाता है इसका मल्टीप्लाई प्लस ये, पी एक्स इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस एंड दिस प्लस दिस, इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन, इसका मल्टीप्लीकेशन प्लस ये रिमाइंडर। अब कर लीजिए मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, पहले x से करिए एक्स क्यूब प्लस एक्स, फिर 2 से करिए प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2x प्लस 5। तो ये कितना हो गया, x की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब, एक्स की 1 से x, 2 की एक्स स्क्वायर से 2x स्क्वायर, 2 की 1 से 2, ये सब आ गया। तो एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, 2x प्लस एक्स प्लस 3x प्लस 7, ये आ गया आपके पास पी एक्स। पी एक्स आ गया एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। तो आप लोग सब कुछ क्या क्या आया, पी एक्स को, पी एक्स क्या आया, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। आपके पास जी एक्स क्या है, जी एक्स आपने ले रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1। आपके पास क्यू एक्स क्या है, क्यू एक्स है एक्स प्लस 2, और आपके पास आर एक्स है 2x प्लस 5। ये आप पर डिपेंड करेगा कि आपने क्यू एक्स और आर एक्स क्या लिया हुआ है, वो भी पॉलिनोमियल ही है। ठीक है, केवल कंडीशन है कि इसकी डिग्री सेम होनी चाहिए, तो मैंने सेम डिग्री के रख दी। अब इसकी डिग्री इससे बड़ी होनी चाहिए, ये तो 1 डिग्री का है, 1 घात का है, तो ये 2, 3, 4 घात कुछ भी ले सकते हैं, मैंने माना ये ले लिया। अब ये जो होता है ये डिविडेंड, ठीक है, भाज्य, ये क्या होता है, इसका मल्टीप्लाई प्लस ये, ठीक है, जे एक्स इंटू क्यू एक्स, जे एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ये सब। और आपने एक्स स्क्वायर प्लस 1, जे एक्स की वैल्यू है, क्यू एक्स आपका एक्स प्लस 2 है, प्लस आर एक्स आपका 2x प्लस 5 है, मल्टीप्लाई किया, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, एक्स इंटू 1 एक्स, 2 इंटू दिस 2x स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ये एक्स उतार दिए, अब एक्स क्यूब तो एक्स क्यूब है, 2x स्क्वायर एक ही टर्म है, ये आ गया, प्लस एक्स प्लस 2x 3x, और प्लस 5 और प्लस 2 7, ये पी एक्स बस लिख दिया। तो ऐसे ऐसे कितने फंक्शन होंगे जो इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, सो मैनी फंक्शंस, आप जितने चाहे उतने लिखो। ठीक है, यहाँ 1 डिग्री के ले रहे हैं, हो सकता है 2 डिग्री के ले लें, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर करके, तो यहाँ पावर 3 और 4 करनी पड़ेगी इसकी, उस हिसाब से फिर पी एक्स निकलेगा। ठीक है ना, ठीक हो। अब चलिए, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, थर्ड वाला, उसको देखेंगे अंडरस्टैंड। ठीक हो गया, चलिए, ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा, क्लियर। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसके। ठीक है, देखिए आप, अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ चेंज है, जो सेकंड वाले सा इससे कुछ चेंज है, और उसके हिसाब से हमें सॉल्यूशन देना है। ठीक हो गया, तो चलिए मैं थर्ड लेता हूं इसका। देखिए,
मेरे पास क्वेश्चन क्या है, आपको दिया हुआ है डिग्री ऑफ आर एक्स इज इक्वल टू 0। डिग्री ऑफ आर एक्स मतलब रिमाइंडर, रिमाइंडर की डिग्री क्या है, 0 है। ठीक है, रिमाइंडर की डिग्री 0 है, तो आपको फाइंड आउट करना है पी एक्स लिखो, ठीक है, जी एक्स लिखिए, क्यू एक्स लिखिए, ये सब फाइंड आउट करना है, ये सब फाइंड आउट करने हैं। पी एक्स क्या होगा, जी एक्स क्या होगा, क्यू एक्स क्या होगा, ठीक है, पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स, आर एक्स, ये सब लिखिए। और यहाँ पर दे रखा है डिग्री ऑफ आर एक्स इज इक्वल टू 0। तो दो स्थितियां हो सकती हैं, डिग्री ऑफ आर एक्स इज इक्वल टू 0 का मतलब हुआ आप उसे कांस्टेंट टर्म में भी ले सकते हैं, एक कांस्टेंट भी ले सकते हैं, और कोई जीरो भी हो सकता है रिमाइंडर। मतलब डिग्री ऑफ आर एक्स इज इक्वल टू 0 का मतलब हुआ कि रिमाइंडर आपका कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, जैसे आपका 2 है तो इसकी डिग्री क्या है, 0 है, एक्स टू द पावर 0 लिखेंगे इसको, क्योंकि एक्स टू द पावर 0 1 होता है, तो आपका ये कितना आ गया है, ये 2 आ जाता है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ आर एक्स आपका ये 0 है, और आपने 0 भी लिख दिया, रिमाइंडर 0, तो उसकी भी डिग्री आपकी 0 ही है। ठीक है, 0 को कैसे लिखते हैं, 0 इंटू एक्स टू द पावर 0 लिख सकते हैं, वो भी आपका 0 ही है। ठीक हो गया ना। तो अब आप देखिए, मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, ठीक हो गया, एक एग्जांपल मैं लिखता हूं, आप देखिए डियर स्टूडेंट, ठीक है, देखिए एक एग्जांपल मैं लिखता हूं कोई, मैं पी एक्स, क्यू एक्स, आर एक्स, ठीक है, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल क्या लिख दिया, पी एक्स की वैल्यू कुछ ले ली, पी एक्स मैंने मान लिया, फॉर एग्जांपल क्या मान लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, फॉर एग्जांपल ऐसा लिख दिया। ठीक है, ठीक है अंडरस्टैंड। अब आप देखिए लास्ट में क्या रिमाइंडर चाहता हूं, मैंने माना पी एक्स से ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक हो गया, और मैं किसी टाइम पर ये जो जी एक्स है इसको मैंने लिया x प्लस 1, इसको लिया मैंने x प्लस 1 किसी टाइम पर, ठीक है, ठीक है, इस स्टेज पे डिवाइड करिए। अब आप देखिए मुझे क्या क्या मिलता है, आप जानते हैं पी एक्स में आप डिवीजन करते हैं किसका, जी एक्स का डिवीजन होता है, यह आपका क्यू एक्स आता है, और यहां आपका आर एक्स आता है। आपके पास कंडीशन है कि इसकी डिग्री 0 होनी चाहिए, मतलब यहां कोई कांस्टेंट आ जाना चाहिए। तो आप देखिए मैंने जे एक्स आपका एक्स प्लस 1 लिख दिया, ठीक है, इससे इस पे डिवाइड करें तो जरा, अब आप एक्स प्लस 1 डिवाइड किस में कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 में, x टाइम जाएगा, x को क्या बनाना है, एक्स स्क्वायर बनाना है, तो x से मल्टीप्लाई होगा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ एक्स स्क्वायर, और x की मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो x हो गया, x की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, ठीक हो गया, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसके बराबर लाना ना x को एक्स स्क्वायर बनाना है, इससे मल्टीप्लाई करूंगा x से, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और इसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ ही। अब इसको इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करिए, माइनस माइनस से कट गया, तो x में x गया प्लस 3, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, प्लस 1 टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा, x प्लस 1, तो कितना हो गया ये आपका, ये हो गया 2, ठीक हो गया, ये आ गया 2, और यही क्या हो जाएगा, यही तो रिमाइंडर है, और रिमाइंडर क्या है, 2 है, कांस्टेंट है, तो 2 को क्या ले सकते हैं, 2x टू द पावर 0, तो रिमाइंडर की पावर कितनी हो गई, रिमाइंडर की पावर कितनी हो गई, 0, ठीक है, ठीक है ना, ये हो गया। तो मेरे पास क्या क्या आया,
मेरे पास क्या क्या आया, आपके पास है पी एक्स पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, आपके पास है जी एक्स मैंने लिया था किसी टाइम पर x प्लस 1, मेरे पास ठीक है, मेरे पास क्यू एक्स आया, क्यू एक्स मीन्स ये कोसेंट x प्लस 1, ये भी x प्लस 1 ही है, ठीक हो गया, ये भी x प्लस 1 ही है, आ गया, और रिमाइंडर आर एक्स आपका हो गया 2। बस ये करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही है। ठीक है, आप इसका इसका मल्टीप्लाई करिए, इसका इसका मल्टीप्लाई करिए और उसमें इसको ऐड कर लीजिए, आपको ये मिलेगा। ये है चेक। चेक कैसे होगा कि मैंने जो निकाला वो सही है कि नहीं है, कैसे चेक होगा, किस किस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डेयर स्टूडेंट, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए इसका और इसका, ये हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, और इसमें रिमाइंडर को ऐड कर लीजिए, इसका और इसका मल्टीप्लाई करके और उसमें ये ऐड करके रिमाइंडर को ये आना चाहिए, तो मेरे पास आ गया कितना है, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 आ गया, तो बिल्कुल ये सब सही है, करेक्ट। अब मैं आपको ये चीज और बताता हूं कि इस क्वेश्चन के लिए कैसे पता चलेगी, कैसे मैं क्या क्या रखूं, तो ये चीज आप याद रखना कि यदि आप रिमाइंडर 0 नहीं चाह रहे हैं कि कोई कांस्टेंट चाह रहे हैं, तो आप क्या करिए, जैसे मैं इसमें x माइनस 1 भी कर सकता था इसको, ठीक है। अब आपने रिमाइंडर थ्योरम, एक रिमाइंडर थ्योरम होती है, यदि आप ये चीज जानना चाहते हैं कि इसमें से इसको डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, उसे रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। तो आप x प्लस 1 को 0 कर लीजिए, तो दिस इंप्लाइज दैट हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 1, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम। मतलब इससे जब इसको भाग करेंगे, इससे जब इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा, उसे कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। तो मैं क्या करूंगा, इसको 0 करूंगा तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी, और p -1 निकालूंगा, px ये है, x की वैल्यू -1 आई ना, तो p x की जगह पे -1, तो p -1 निकालूंगा तो -1 का स्क्वायर 2 इंटू -1 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 -2 प्लस 3, और 3 प्लस 1 कितना 4, 4 -2 कितना 2, आ गया 2 रिमाइंडर, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, अब मैं दूसरी बात जानना चाहता हूं, यदि मैं क्या करूं, यदि मैं रिमाइंडर कुछ और चाह रहा हूं, ठीक है, यहां पर तो 2 आ गया, यदि मैं किसी टाइम पर ले लूं कि x प्लस 2 मैं यहां रख दूं किसी टाइम पर, क्योंकि जब यहां कांस्टेंट चाहिए तो यहां मैं इसकी पावर 0 है तो इसकी 1, x प्लस 2 ले लिया। अब x प्लस 2 से इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक है, तो x प्लस 2 को क्या कर लीजिए, x प्लस 2 को 0 कर लीजिए, तो x इक्वल टू कितना हमारे स्टूडेंट, दैट इज -2, रखिए यहाँ p -2 रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 प्लस 3, p कितना हो जाएगा +4, ये -4 प्लस 3, ये तो कट गए तो 3 आ गया, यहाँ रिमाइंडर 3 हो जाएगा। यदि मैं यहाँ क्या कर दूं, यहाँ क्या कर दूं, x प्लस 2 लिख दूं, यहाँ मैंने क्या लिखा, x प्लस 2 लिख दिया, ठीक है, और यहाँ अपनी चर्च कुछ रख सकता हूं, ठीक है, यहाँ अपनी चर्च कुछ रख सकता हूं, या इसको ले सकता हूं कुछ, मतलब इसको भी आप अपनी तरफ से मान सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, और ये तो डिवीजन से आ जाएगा फिर, ठीक है, पॉलिनोमियल आप अपने हिसाब से ले लीजिए। अब रिमाइंडर आपको कांस्टेंट चाहिए, तो कोई फैक्टर x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x प्लस 5, जो भी चाहिए आप ले लीजिए, इसको अपनी तरफ से, उसको 0 कर लीजिए, वहां x की वैल्यू निकलेगी, यहां रखिए, तो कुछ रिमाइंडर आएगा। यदि ये वैल्यू 0 हो गई तो तब रिमाइंडर आपका 0 हो गया,
तो उसकी पावर 0 है, तो वो भी आपका आंसर होगा। तो इस हिसाब से आप डिफरेंट प्रश्नों को निकाल सकते हैं। तो मतलब मेरा कहने का मतलब हुआ कि यहां मैं x+2 भी रख सकता हूं, या मैंने ये रखा, मैंने x+2 यहां रख दिया। अब मैं डिवीजन करूंगा, यहां मुझे कोसेंट भी कुछ और मिलेगा और ये रिमाइंडर जो आएगा वो मुझे 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रिमाइंडर थ्योरम का मैंने यूज किया है। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से करेंगे इस क्वेश्चन को, है ना। तो ये आपके दिमाग को आपको यूज करना है और माइंड को यूज करके ही मुझे ये क्वेश्चन करना है। ठीक हो गया। अब चलिए, ये एक्सरसाइज मेरी कंप्लीट होती है। ठीक है, इस एक्सरसाइज को मैंने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, अब इसमें एक ऑप्शनल होता है, आप ऑप्शनल के क्वेश्चन खुद करेंगे। ठीक है, ठीक है, उससे इन जनरल आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता, और आपके नॉलेज बढ़ाने के लिए वहां आपको कुछ दिक्कत यदि आती है तो आप मुझे बताएंगे और मुझे आप कमेंट जरूर करिए। ठीक है, आप कमेंट लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा, तो मैं फिर उस क्वेश्चन को ले सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर। उस एक्सरसाइज को आप कर लेंगे 2.4 ऑप्शनल है। ठीक है, आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, केवल आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए हैं। तो आप उन क्वेश्चंस को करें, यदि दिक्कत कुछ होती है तो आप मुझे मैसेज डालें, मैं उन क्वेश्चंस को भी कर दूंगा जहां आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, चलिए अब मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज लेते हैं डियर स्टूडेंट। मेरे पास है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तीसरा आपका चैप्टर क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यह है आपका चैप्टर 3। ठीक हो गया, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस in two variables, in two variables। ठीक है, ये है आपका चैप्टर 3। ठीक है, चैप्टर 3 है आपका ये। ठीक हो गया, अब इसको देखते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पहले बड़े ध्यान से समझिए, ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी इसकी बहुत आवश्यकता पड़ने वाली है आपको। ठीक है, इंटर में भी इससे क्वेश्चन आता है, परंतु वहां मेथड थोड़ा दूसरा होता है। ठीक है वहां भी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस आती हैं। ठीक है ना, ठीक है ना, वहां भी सॉल्यूशन होता है पर तरीका तो दूसरा होता है। अब आपको समझना है दो चर, पहले तो चर जानना आपने, व्हाट इज चर। चर क्या है, वेरिएबल। इसको समझिए आप ठीक से। किसी टाइम पर चर मीन्स, चर वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू वेरी करती है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं। मैं कहता हूं, माना एक सूटकेस देखा आपने, एक सूटकेस देखा आपने जानते किसका है, और आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कितने कितने रुपए होंगे। ठीक है, सूटकेस है, आपको नहीं मालूम किसका है, परंतु आपसे प्रश्न पूछा गया कि इसमें कितने रुपए होंगे आपके हिसाब से। अब आप क्या करेंगे, गेस करेंगे। हो सकता है आपने कहा 1000 हो सकता है आपने कहा 5000 हो सकता है आपने कहा बड़ा सूटकेस हो, आपने कहा हो सकता है 10,000 20,000 हो। आपके साथी को पूछा गया और आपसे कहा गया कि आप नहीं बोलेंगे,
बाद में आए हैं वो, और उनसे भी पूछा गया है कि आप जरा गेस करिए, अंदाज करिए इस सूटकेस से, बड़ा सूटकेस जो इसमें कितने रुपए हैं। तो हो सकता है वो स्टूडेंट कहे कि हो सकता है 1000 हो सकता है कि सूटकेस के आकार जो थे वो ये कह सकते हैं कि 1 लाख रुपीज़ होंगे इसमें। अलग 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 आंसर मीन्स अलग अलग वैल्यूज आपको देखने को मिल रही हैं। तो क्या लिखें उसको अब, क्योंकि एग्जैक्ट कुछ पता नहीं है, उसको हम वेरिएबल के रूप में लिखते हैं कि इसमें इन जनरल मैथ्स की लैंग्वेज में लिखेंगे कि इन दिस बिग सूटकेस द रुपीज मे बी एक्स वाई जेड एक्सेट्रा। इस सूटकेस के अंदर एक्स रुपीज हो सकते हैं, वाई जेड कुछ भी हो सकता है। अब ये जो एक्स है दिस इज कॉल्ड द वेरिएबल। ठीक हो गया, ठीक है दोस्तों, यही है चर। अब आपसे कंडीशन बोली गई, आपसे कंडीशन कहा जिनका सूटकेस था वो भी आ गए। अब प्रश्न रखा जा रहा है सामने, जो प्रश्न अभी तक पूछ रहे थे स्टूडेंट से, उन्होंने कहा कि इस सूटकेस में अब रुपए कितने आप बताइए जिनका है। तो उन्होंने कहा मुझे तो मालूम है। तो उन्होंने कहा बताइए। तो उन्होंने कहा डायरेक्ट ऐसे नहीं बताएंगे, मैं मैथ्स का टीचर हूं, मैं भी मैथ्स का टीचर हूं, आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं आप भी मैथ्स के टीचर हैं। तो मैं इन स्टूडेंट के सामने एक बात रखता हूं कि जितने मेरे पास सूटकेस में रुपीज हैं, यदि कोई मुझे 100 रुपीज और दे दे, आप समझ रहे हैं, ठीक है। क्या कहा उन्होंने कि मेरे पास जितने रुपीज इसमें हैं, आपने कहा एक्स है, मैथ्स की लैंग्वेज में एक्स है साहब, तो वो कह रहे हैं कि मुझे 100 रुपीज आप और दे दें, तो कुल मिला करके ये 100 मिला करके मेरे सूटकेस में 500 हो जाएंगे। अब आप देखिए, ठीक है। उन्होंने आपको डायरेक्ट नहीं बोला कि मेरे पास कितने सूटकेस में कितने रुपए, उन्होंने ये कहा कि यदि आप मुझे 100 रुपीज और दे दें, आप मुझे 100 रुपीज दे दें, तो सूटकेस में इस 100 को मिला करके मेरे पास 500 हो जाएंगे। अब बहुत आसान सवाल हो गए, 100 रुपीज आप दे रहे हैं उनको और तब वो मिला करके सूटकेस में 500 हो रहे हैं, तो सीधा सीधा एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 400। तब इस तुरंत बोलेंगे कि आपके बैग के अंदर कितने हैं, 400 रुपीज है, ठीक है। और जब एग्जैक्ट पता हो गया 400, ये क्या है, ये कांस्टेंट है, फिक्स वैल्यू होगी बैग के अंदर, 400 रुपीज है, 400। तो आप समझ गए, वेरिएबल चर और दूसरा होता है अचर। अचर मीन्स कांस्टेंट, फिक्स वैल्यू होती है, ये चेंज नहीं होती। जैसे आपने कहा किसी टाइम पर 5, आपने कहा 10, आपने कहा -3, आपने कहा पाई, ये सब कांस्टेंट के रूप में आप लिखते हैं इनको, दीज आर कॉल्ड द कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट है। तो अचर आप समझ गए जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। और चर, चर किस रूप में मैथमेटिक्स को यूज होते हैं उसकी मैंने आपको कहानी बताई, ठीक। अब ये इक्वेशन आपके पास आई, x + 100 = 500, ये जो इक्वेशन बनी इसको बोलते हैं समीकरण, समीकरण, इक्वेशन। ये है आपके पास समीकरण, इक्वेशन है, ठीक हो गया। क्या है समीकरण, समीकरण किसको कहते हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट में रिलेशनशिप, चर और अचरों के बीच जब संबंध स्थापित होता है तो वही तो है समीकरण। रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट is an equation. An equation is the relationship between variable and constant. चर और अचर के बीच के संबंध को समीकरण कहते हैं। और समीकरण के दो पक्ष होते हैं, इक्वेशन के 2 साइड्स होती हैं, बीच में होता है बराबर का चिन्ह, बराबर के इस तरफ होता है लेफ्ट हैंड साइड, जिसको बोलते हैं हम LHS, लेफ्ट हैंड साइड, और बराबर के दाएं ओर उसको कहते हैं हम RHS, राइट हैंड साइड। दायां पक्ष, बायां पक्ष, बीच में बराबर, ये बराबर का चिन्ह है। बहुत से चिन्ह देखे हैं आपने, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू,
लेस देन इक्वल टू, इज इक्वल टू, साइन है, ठीक है। तो ये समीकरण बन गया। इसमें लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष, राइट हैंड साइड, राइट RIGHT, HAND हैंड, SIDE साइड, लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट LEFT, HAND SID लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, बीच में बराबर का चिन्ह, क्या बना समीकरण, ठीक। और समीकरण कैसे, कितने चरों वाली है, 1। आप पढ़ेंगे 2 चर, पीछे आपने क्लास 8 में पढ़ा हुआ है, 1 चर वाली रैखिक समीकरण। आपने क्वेश्चन किए हैं सॉल्व x माइनस 5 इज इक्वल टू 20, सॉल्व द इक्वेशन फॉर x। ये जो इक्वेशन आपके पास x माइनस 5 इज इक्वल टू 20, ये कैसी इक्वेशन है, एक चर वाली रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, एक चर वाली रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। ये भी क्या है, एक चर वाली रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, ठीक है। अब पढ़ेंगे 2 चर वाले, यहां है टॉपिक क्या है, 2 चर वाले रैखिक, ठीक है। अब पहले एक चर वाली रैखिक, रैखिक का मतलब होता है, रैखिक का मतलब हुआ है जब चर की पावर 1 हो, चर की डिग्री 1 हो, चर की घात 1 है, उसे कहते हैं रैखिक। चर की घात 1 है तो क्या कहते हैं, रैखिक, 1 लिखते नहीं है, इनको बोलते हैं रैखिक। और रैखिक इसलिए कहते हैं कि जब इनका हम ग्राफ बनाएंगे आगे तो एक सरल रेखा मिलती है, ठीक है। तो मेरे पास x इक्वल टू कितना हो गया, x इक्वल टू 5 ले लूंगा तो 25, ये बन गया x इक्वल टू 25, इसका सॉल्यूशन हो गया, इसको बोलते हैं सॉल्यूशन। अभी सब बात करेंगे धीरे धीरे, आप विधान से समझिए एक एक चीज। मैं आ रहा हूं, मैं पहले आपको बता क्या रहा हूं, मैं पहले एक चर वाली रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, मैंने कहा x माइनस, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं x माइनस 5 इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा 2, तो -5 को ट्रांसपोजिशन करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो सब आप जानते हैं, तो ऋण का यहाँ धन हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है। अब ये x इज इक्वल टू 7 क्या है, यदि मैं इसका ग्राफ खींचूं, ठीक है दोस्तों, तो ग्राफ खींचने के लिए आप एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन लेते हैं ऐसे, और इनको एक्सिस मानते हैं, x डैश y डैश, x इज इक्वल टू 7, यहाँ लिखते हैं आप 1 2 3 4, इसको और आगे बढ़ाना पड़ेगा, है ना, 4 5 6 7, यहाँ पर x की वैल्यू 7। तो इसका ग्राफ पता कैसे होगा, इसका ग्राफ आपका ऐसा होगा, ये 7, इसकी वैल्यू x इज इक्वल टू 7। ये जो आया ये एक्चुअली ये है, यदि मैं इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करूंगा, इसका ग्राफ के रूप में मैं इसको निरूपण करूंगा, मैं इसका ग्राफ के रूप में निरूपण करूंगा, तो मेरे पास ऐसी एक लाइन आएगी, देखो ऐसा ग्राफ आया, इसका ग्राफ पेपर पर आप खींच सकते हैं। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रैखिक, एक चर वाली रैखिक समीकरण, एक चर घात 1 है, सिद्धांत के रूप में प्रिंसिपल क्या कहता है, यदि किसी इक्वेशन में वेरिएबल की पावर 1 है तो वो क्या कहलाएगी, लीनियर कहलाएगी, लीनियर रैखिक, ठीक। और ज्योमेट्री के हिसाब से क्या बोला जाएगा, क्योंकि मैं उसका ग्राफ खींचूंगा तो मुझे एक रेखा मिलेगी, अब मिल गई रेखा, ये x इक्वल टू 7, तो इसीलिए तो इसको रैखिक बोल रहे हैं, ठीक है। और सीधे कैसे पहचानेंगे, सीधे ऐसे पहचानेंगे क्योंकि इक्वेशन में वेरिएबल की पावर क्या है, 1 है, और एक ही वेरिएबल है, उसे बोलेंगे लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, एक चर वाली रैखिक समीकरण। अब आता है सॉल्यूशन ऑफ
सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, समीकरण का हल, समीकरण का हल। समीकरण का हल किसे कहते हैं? समीकरण का हल क्या होता है? समीकरण का हल मतलब यदि किसी टाइम पर मैंने कहा कि x माइनस 5 इज इक्वल टू 2, तो आपको प्रश्न आता है दिमाग में कि x की वैल्यू कितनी होगी जिसमें से मैं 5 को माइनस कर दूं तो मेरे 2 मिल जाए। बिकॉज दिस इज अननोन, ये अज्ञात राशि है। समीकरण में चर अज्ञात होता है। इन एन इक्वेशन द वेरिएबल इज अननोन, वेरिएबल अननोन है, अज्ञात है, इसको ज्ञात करना है। तो जो ज्ञात करके आएगा वही तो है सॉल्यूशन, उसको हिंदी में बोलते हैं हल। किसी समीकरण का हल कई बार स्टूडेंट से पूछा जाता है, क्लास में पूछते हैं कि इक्वेशन का सॉल्यूशन से क्या मतलब है, समीकरण का हल का क्या मतलब है। इस दिन का रिप्लाई होना चाहिए कि इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालना, इक्वेशन में जो अननोन है, इक्वेशन में जो अज्ञात है उसकी वैल्यू निकालना समीकरण का हल है। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 2, इसमें अननोन क्या है? x है। x की क्या वैल्यू होगी? x की क्या वैल्यू होगी कि ये बात हो जाए, इस x में से माइनस 5 को माइनस कर लूं तो 2 आ जाना चाहिए, तो आप बोलेंगे 7, तो x इज इक्वल टू आपने क्या कहा? 7। ये तो है सॉल्यूशन। अब क्लियर हो गए? क्लियर हो गया? ठीक है, अब आगे बढ़ता हूं। अब ये तो था एक चर वाला लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, वन वेरिएबल को आप समझ गए। अब मैं आपके पास आऊंगा, मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया, वेरिएबल का कंसेप्ट बता दिया, कांस्टेंट का कंसेप्ट बता दिया, इक्वेशन का कंसेप्ट बता दिया, और सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस भी समझा दी कि सॉल्यूशन का क्या अर्थ होता है। ठीक है, अब मैं आता हूं अपने इस टॉपिक पर जो आपके स्टैंडर्ड का है। ठीक है, आपके स्टैंडर्ड में क्या है, अब जो मैं अभी बता रहा था तो पीछे आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, आपके स्टैंडर्ड में क्या है? आपके स्टैंडर्ड में ये है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर, 2 वेरिएबल्स होंगे, तो 2 वेरिएबल आप x और y ले सकते हैं। ठीक है, 2 वेरिएबल आप s और t भी ले सकते हैं, 2 वेरिएबल आप m और n भी ले सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। तो इन जनरल यूज हम एक्स वाई करते हैं इन जनरल। ठीक है, यही परिपाटी चली आ रही तो एक्स वाई यूज करते हैं ज्यादा। दो चर, ठीक है, 2 वेरिएबल्स रैखिक। अब ऐसी इक्वेशन बनाएंगे जिसमें इसकी डिग्री व इसकी डिग्री 1, इसकी पावर भी 1 और इसकी पावर भी 1, मतलब इस टाइप का x भी 1 पावर का, y भी 1 पावर का, फॉर एग्जाम्पल ऐसा। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण पावर इनकी 1 युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, पेयर। 2 इक्वेशंस ऐसी लेनी है जो क्या हो, 2 वेरिएबल हो, रैखिक हो, मतलब वेरिएबल की पावर आपकी यूनिटी हो, 1 हो। ठीक है, और 2 इक्वेशंस है, युग्म मतलब पेयर मतलब जोड़ा। तो x प्लस वाई इक्वल टू 5, और दूसरा मैंने कहा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये हो गया क्या? दिस इज ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक हो गया? ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक हो गया ना? क्लियर है? और इक्वेशन आप लिख सकते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। ठीक है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। एक इक्वेशन ऐसे लिखी जा सकती है।
ठीक हो। और इक्वेशन आप क्या लिख सकते हैं, 3x + 6y = 9, ठीक है। 6x - 3y = 3, ऐसा लिख सकते हैं। तो अपनी इच्छा से आप कई इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है। इसको तो दूसरे रूप में लिखा जा सकता है, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, x + 2y = 3, ठीक हो गया, और 2x - y = 1। इन दोनों के बजाय ये ऐसा लिखना ज्यादा सही है, ऐसे, ठीक है। x + 2y = 3 और 2x - y = 1। ये सारे क्या हैं, ये सब आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल देख रहे हैं आप, x और y, ये दोनों क्या हैं, चर हैं, वेरिएबल हैं, ठीक है। अब इनको बोला जा रहा है लीनियर। अब फिर बात वही आ जाती है, इनको क्या क्या कहा जा रहा है, इनको कहा जा रहा है लीनियर। लीनियर मीन्स कैसी इक्वेशंस हो जाएंगी, जैसे आपने कहा x + y = फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हैं 7, पेयर तो नहीं है, वेरिएबल दो हैं, टू वेरिएबल का है, दो चर, रैखिक क्यों है, 1 डिग्री 1 डिग्री, ठीक है, ठीक हो गया। तो अब ये एक ही समीकरण आया, इसके साथ जब एक समीकरण और लिखेंगे तब बनेगा रैखिक युग्म, समीकरण युग्म, ठीक हो गया। अब देखो ऐसी समीकरणों की जरूरत हमको जब एक चर वाली थी तो दो चर वाली की आवश्यकता क्यों पड़ी, उस पर थोड़ा चर्चा करते हैं, ठीक है। जब एक चर वाली थी तो दो चर वाली रैखिक समीकरणों की आवश्यकता हमको क्यों पड़ी। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए देखिए स्टूडेंट, एक बात आपको याद रखना है, इसको थोड़ा सा साफ करने देते हैं, ठीक है। इन टू वेरिएबल्स, अब आप देखिए क्या आवश्यकता पड़ रही है इन सबकी, दो दो चर वाले की क्या आवश्यकता पड़ रही है। माना दो स्टूडेंट हैं, उनके पास कुछ रुपये हैं, आपने उनसे बोला कि आपके पास मिला के कितने हैं, तो उन्होंने आपको नहीं, आपने उनसे पूछा कि दो स्टूडेंट हैं आप, तो आपके पास कितने रुपए हैं, आपके पास कितने हैं। उन्होंने ऐसा नहीं बोला, उन्होंने कहा सीधी सीधी नहीं बताएंगे, हम ही कहते हैं कि हमारे पास जो रुपये हैं उनको जोड़ करके 15 है, ठीक है। हमारे पास सोहन मोहन दो स्टूडेंट हैं, उनसे आपने पूछा कि आपके पास बताओ तो सोहन आपके पास कितने हैं, मोहन आपके पास कितने हैं। उन्होंने कहा हम ऐसा नहीं बताएंगे, हम ये कहेंगे कि हम दोनों के पास रुपये मिला के 15 हैं। अब आप ये बताइए कि हमारे पास कितने कितने हैं। अब आपके पास बड़ी समस्या आ गई, 15 के दो भाग कर रहे हैं आप। एक बार कहा आपने कि 5 और 10 हैं, उन्होंने कहा नहीं। आपने कहा उनके पास 5 है, आपके पास 10 है, उन्होंने कहा नहीं। आपने कहा आपके पास 8 है, उनके पास 14 है, 14 और 1 15, उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा उनके पास 1 है, आपके पास 14 है, दो बच्चे हैं सोहन, क्या लिख रहा हूँ, सोहन और मोहन, इनके टोटल रुपीज कितने हैं, 15 है। अब उन बच्चों ने आपसे कह दिया है, उन स्टूडेंट ने आपने कह दिया है कि हमारे पास जो रुपीज हैं उसको सब मिला करके 15 हो गई। अब आप ये बताइए कितने कितने। अब आपने कहा सोहन के पास 1 है, मोहन के पास 14 है, उन्होंने कहा गलत। आपने कहा चलो तो ऐसा करता हूँ, सोहन के पास 14 है तो मोहन के पास 1 है, यानी 15 हो रहा है, ये भी 15। उन्होंने कहा ना, उन्होंने कहा सोहन के पास 5 हैं और मोहन के पास 10 है तो 15। उन्होंने कहा ये ठीक है, उन्होंने कहा गलत। उन्होंने कहा सोहन के पास 10 है, मोहन के पास 5 हैं तो 15 हो तो गया। उन्होंने कहा नहीं ये भी गलत, ठीक है। उन्होंने कहा 8 सोहन के पास और 7 मोहन के पास हैं, 15।
उन्होंने कहा गलत, ये भी गलत है, सब गलत हो रहा है। ठीक है, आप समझ रहे हैं। आप अब आप क्या बोलेंगे, आप कहेंगे कि भाई सोहन के पास माना x हैं, मोहन के पास y हैं, और उन दोनों के रुपीज मिला के सोहन के पास x रुपीज हैं, मोहन के पास y हैं, दोनों को मिला के 15। अब x कितना है, y कितना है, सोहन के पास कितने हैं और मोहन के पास कितने हैं, दो वेरिएबल आ गए। यदि एक ही वेरिएबल होता तो सीधा सीधा हो गया था, पर वेरिएबल क्या है, दो दो चर हो गए। और दो चर वाले समीकरण की हल, दो चर वाला समीकरण का हल, इसका सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मींस वेरिएबल की वैल्यूज, एक्स वाई की वैल्यू निकालना, एग्जैक्ट वैल्यू निकालना संभव नहीं है। आगे पढ़ेंगे तमाम चीजें। मतलब सोहन और मोहन के पास यदि 15 रुपए हैं और एक ही बात दे रखी, इतना ही दे रखा है कि सोहन और मोहन के पास मिला के 15 रुपए, तो गैस से हो जाए, कभी सही हो जाए, पर अदरवाइज आप लगे रहिए, आपको एग्जैक्ट नहीं मिलने वाला। अभी तो रुपए की बात कर रहे हैं, पैसे भी इसमें जोड़ देंगे, एक के पास 1 रुपये 10 पैसे हैं तो अगले पास कितने। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जब दो अननोन क्वांटिटीज होती हैं, दो अचर होते हैं और उन अचर की वैल्यू निकालनी होती है, तो एक और रिलेशन चाहिए। अननोन और नोन में एक संबंध है, और अननोन और नोन में एक संबंध और चाहिए, तब जाके निकलेगी वैल्यूज। अब उन्होंने कहा ठीक है आप परेशान मत होइए, ऐसा करते हैं कि हमारे पास जो रुपीज हैं, हमारे पास रुपीज का अंतर, हमारे पास रुपीज का अंतर है 6। मतलब सोहन और मोहन के रुपयों का अंतर करूंगा तो 6 आ जाएंगे। ठीक है, या 5 आ जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखा 5 आ जाएंगे। ठीक है, आपसे उन्होंने प्रश्न, अब उन्होंने कहा कि चलिए आपकी दुविधा थोड़ा हल करते हैं, हमारे पास मिला के तो 15 रुपये, तो आप बता नहीं पाए कितने कितने हैं। चलो एक बात और कह देते हैं कि हमारे रुपये का अंतर कितना है, 5 है। x और y का अंतर कितना है, 5 है। तो अब तो आप बता देंगे। ठीक है, रुपयों का जोड़ है 15 और सोन के रुपए में से मोहन के रुपए घटाएंगे तो 5। अब इस समीकरण का हल हो गया। अब आप यहां पर जान जाएंगे, यहां पर आप जान जाएंगे डियर स्टूडेंट, कितना, यदि मैं इनको दोनों को जोड़ूं तो मेरे पास हो जाएंगे 2x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 10। ठीक है, और यदि मैं घटाना कर दूं, इसमें से मैं ये घटा दूं तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, मेरे पास मिल जाएगा y इज इक्वल टू 5। इसमें से घटा करके मेरे पास मिलेगा y इज इक्वल टू 5। और आपने कहा सोहन के पास कितने रुपए थे, सोहन के पास थे 10 रुपीज और मोहन के पास थे 5 रुपीज। ठीक है, रुपीज 5 थे सोहन के पास और रुपीज 5 थे किसके पास, मोहन के पास। तो आप समझ रहे हैं दो समीकरणें कौन कौन बनी, दो समीकरणें बनी। यहां दो चर राशियां हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। दो चर, सोहन के रुपए मोहन के रुपए, सोहन के रुपए और मोहन के रुपए मिला करके 15। अब उनके रुपीज में अंतर कितना, 5। ये जो दो इक्वेशन बनी, ये हैं दो चर वाले रैखिक, क्योंकि 1 डिग्री 1 पावर है इनकी वेरिएबल की समीकरण युग्म। ये और मैंने आपको कंडीशन बता दी, ये सारी जो कहानी मैंने बताई कि दो की जरूरत क्यों है, एक ही से काम क्यों नहीं चला, क्योंकि एक ही समीकरण यदि बनाए आपने दो वेरिएबल में, उनकी एग्जैक्ट वैल्यू यूनिक वैल्यू से आगे कहेंगे। एकांक मान, x का भी एक मान और y का भी एक मान, एकांक, एग्जैक्ट यही होगा, कहना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में मुझे समीकरण दूसरी भी चाहिए,
तब निकलेंगे। ठीक हो गया। और बात जनरलाइज करके कहता हूं, यदि वेरिएबल एक है, चर एक है, ठीक है, तो एक इक्वेशन पर्याप्त होती है वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए। परंतु यदि वेरिएबल दो हैं, चर दो हैं, ठीक है, दो चर हैं, तो उन चरों की वैल्यू निकालने के लिए कम से कम 2 इक्वेशंस चाहिए। अलग अलग 2 वेरिएबल्स हैं, उनकी वैल्यू निकालने के लिए आपके पास एटलीस्ट 2 इक्वेशंस होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे सेवरल इक्वेशंस आप लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक इक्वेशन में ये भी लिख सकता हूँ 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 9। और एक इक्वेशन लिखा मैंने 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 11। ये भी क्या है, ये भी पेयर है, ये भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो अभी मैं जमा रहा हूं, ठीक है, फाउंडेशन बता रहा हूं, धीरे धीरे जब आगे चलेंगे तो पूरा क्लियर आपको नॉलेज होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।